गूगल का एनालिसिस या एनालिटिक्स ऐसा होता है कि उसमें जो स्कॉलरिटी आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं उससे ही गूगल इंफॉर्मेशन लेता है. स्कॉलरिटी आर्टिकल्स एंड सच आर्टिकल्स आर रिगार्डिंग subarachnoid hemorrhages, brain tumors or heart attacks and Huge condition. use such severe conditions. So whenever you search about a symptom, so it'll be always telling you that it's your last day on the earth. कौन से टाइप की हेल्थ प्रॉब्लम आप ज्यादा देख रहे हैं? Patients who are in their 30s getting into diabetes, cholesterol, thyroid disorders and even high blood pressure. Welcome to Setu Samvad, bridging modern medicine with the ancient wisdom. Today we have as a guest Dr. Jay Mehta, who is a consultant physician, critical care specialist, and a diabetologist. Practicing since more than 5 years now, he owns his hospital under the name of Winlife Hospital. And let's dive in with the conversation today. Welcome, Dr. Jay Mehta, to the show. Thank you. Thank you so much, Dr. Reddy. Thank you so much for giving us your time today. It's my pleasure. It's my pleasure. Thank you so much. So, Dr. Jay Mehta, we would like to know that why do you think कि आज के ज़माने में between 30, 35, 40 years में इतने ज़्यादा diseases आ रहे हैं and कौन से टाइप के हेल्थ प्रॉब्लम्स डिजीजेस आप ज़्यादा देख रहे हैं आजकल? Very interesting question. Um, I have, as a practicing consultant, I have frequently seen patients who are in their 30s getting into diabetes, cholesterol, thyroid disorders, and even high blood pressure. So, according to our observation, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि एक तो है जेनेटिक्स, या तो फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग रही हो तो ये डिसीजेस कॉमन होते हैं. बट अगेन दैट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट एज इम्पॉर्टेंट जितना कि इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल है. Okay. So in a few years, since a decade or so, हमने ये ऑब्जर्व किया है कि पेशेंट्स की लाइफस्टाइल, जो वर्किंग क्लास पेशेंट्स होते हैं 30s 40s में, उनकी लाइफस्टाइल काफ़ी इरेगुलर होती जा रही है, सेडेंटरी होती जा रही है. यानी कि एक्सरसाइज या कैलोरी बर्नआउट काफ़ी कम होते हैं एंड सक्सेसिवली उसकी वजह से कैलोरी बिल्डअप होना, वेट गेन होना, मेटाबॉलिज्म स्लो होना, ये सब की वजह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स स्पेशली डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और थायराइड डिसीजेस बहुत कॉमनली हैं. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि अब तो सिंस अ फ्यू years आई हैव सीन कि कोई भी फैमिली हिस्ट्री ना हो पेशेंट्स में, फिर भी 30s 35 के अराउंड भी ग्रॉसली डायबिटिक पेशेंट्स, यानी कि HbA1c वैल्यूज अबव 9, अबव 10 भी बहुत कॉमन हो रहे हैं. ब्लड प्रेशर वैल्यूज अबव 160, अबव 110, डायस्टोलिक इसमें भी बहुत कॉमन हो रहे हैं. इवन प्रेगनेंसी में थायराइड डिसऑर्डर्स जो पहले इतने कॉमन नहीं हुआ करते, सिंस अ फ्यू years काफ़ी कॉमन होने लगे हैं. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि लाइफस्टाइल के साथ साथ फूड हैबिट्स, Yes. स्लीप टाइमिंग्स हैं, फूड हैबिट्स हैं, ये काफ़ी इरेगुलर होते जा रहे हैं. स्लीप टाइमिंग्स जो यूजुअली 7 to 8 आवर्स होनी चाहिए, वो काफ़ी इरेटिक हो गए हैं, काफ़ी डिस्टर्ब्ड स्लीप लेने लगे हैं पेशेंट्स आजकल. वर्क लाइफ बैलेंस नेगेटिव हो गया है. सो देयर आर मल्टीपल रीजंस एंड मल्टीपल सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट रीजंस की जिसकी वजह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स काफ़ी कॉमन हो गए हैं. सो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो आपने कहे, जहाँ पे लाइफस्टाइल एंड फूड प्ले द मेजर रोल फॉर द डिजीजेस. Of course. सो ऐसे पेशेंट्स में जब आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, डू यू also explain them that how important the modification of lifestyle and food is, and do you think that all the physicians and all the doctors should mainly focus upon this? Always and of course, yes. Okay. So if a patient of say 35 40 years comes to me with a recent diagnosis of say diabetes mellitus type 2, एवरेज शुगर वैल्यू जिनका 8% 9% से ज़्यादा है, या फिर फर्स्ट टाइम हाई ब्लड प्रेशर की कंप्लेन लेके आते हैं, तो व्हाट आई प्रैक्टिस इज, या इवन इंटरनेशनल गाइडलाइंस से दैट इनिशियल स्टार्टिंग के टाइम पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना इज नॉट एडवाइजेबल. Okay. There should initially be prescribed lifestyle modifications first. When we take a brief history of such patients,
या तो उनकी लैक ऑफ एक्सरसाइज होता है, यानी कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है, या फिर ओबेसिटी या कोई ना कोई वर्क लाइफ इम्बैलेंस होता है. So when we come across this, we always tell them कि whether you are ready to go for a lifestyle modification or not. Hmm. And the first thing is कि हम उनको ये explain करते हैं कि lifestyle modification से at least borderline to the mild to moderate levels of improvement can be expected. So stage 1 stage 2 hypertension हो गया, या moderate mild to moderate diabetes हो गया, Hmm. या फिर सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म हो गया, ये सारे डिसीजेस कैन only be covered with lifestyle modifications without starting medications for them. Sir, pardon me, if I be a little bit straightforward, but that's very nice that, you always educate your patients. But do you think that जिस हिसाब से इंडिया में, थोड़ी ज़्यादा फार्मा ड्रिवन प्रैक्टिसेस शुरू हो गई है, जहाँ पे, इवन आई हैव सीन पेशेंट्स कमिंग विद लाइक, जिनके TSH 6 पहुँचा है, या इवन प्री डायबिटिक है, HbA1c 6.9 है, 7 है, and they are being put on the medications, and where you are mentioning that that आप ऐसे practice कर रहे हैं, and even the guideline says that पहले lifestyle and food modification करना चाहिए. True. So आपका क्या ओपिनियन है कि अगर हर एक फिजिशियन के साथ, हर एक प्रैक्टिसिंग एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के साथ, अगर न्यूट्रिशनिस्ट as a team they start working, can we reduce the burden of medicines? Can we reduce the medical burden from India? Of course, this is a very good point. And yes, the pharma driven practices are prevalent, we don't deny that. But the thing is कि ये जो practices है to involve lifestyle in as a part of treatment is so much more important for overall improvement of the patient's quality of life. So the response that we get is, say for example, if the patient is having say 7 or 8 HbA1c, that is borderline diabetes. Now if we advise them to go for a lifestyle modification, if we don't start medications for them, in fact the patient stays with that consultant for the lifetime, because they haven't started medicines for them, because they have given them the correct advice, and because they'll be obliged that you took me out from such a grieving condition, you took me out from such a debilitating condition that most of my relatives were going through diabetes and they are consuming medicines for their lifetime. I did get diabetes, but I did not take medicines for my entire lifetime, and I'll be thankful for you, uh, so that because of your advice I could stop medications and I was saved from starting a So that is what you lifestyle are modification. seeing in your practice, that Of course I do. So those patients are indebted to us. Starting a medicine is a short term gain for doctors. Sticking the patients to your practice, giving them a correct advice, always sticks them to the consultants for their entire lifetime. So there is no point of being insecure. No, not at all. Not at all. There is no point of being insecure. In fact, sitting at a stage where you are an MD, a consultant physician, if you are at such a position where you can drive the entire family towards something, Absolutely. and if you drive them towards something better, that family will always be indebted to you. Amazing, amazing. That is really wonderful to see that, even at this position, you are really, advising people for a lifestyle modification. सो डॉक्टर जे, आपकी प्रैक्टिस में कभी आपने ऐसा फील किया है कि जहाँ पे पेशेंट हैव टेकन होम्योपैथी मेडिसिन्स, दे हैव टेकन आयुर्वेदा मेडिसिन्स, एंड दे आर रियली नॉट श्योर, व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट, कि कब पेशेंट को एलोपैथी में जाना चाहिए, कब पेशेंट को आयुर्वेदा में जाना चाहिए? Very interesting question. Now, there are two perspectives to this. One is, most patients, as a layman, are not aware of what conditions allopathy treats, or what sort of condition allopathy treats, and what sort of condition Ayurveda or homeopathy treats. The other perspective is, there is a misnomer, or I would say, there is a superstition or myth related to Ayurvedic medicines and homeopathic medicines, that they don't have side effects. So most patients
start Ayurvedic medicines by themselves. That is over the counter. Right. They are not prescribed by a designated or degree holder Ayurvedic practitioner. So we discourage that. They should not be going for Ayurvedic formulations unless prescribed by a registered Ayurveda practitioner, True. because there is no such thing as medicines without side effects. Hmm. I would give an example. Even if you consume, say, rice in more than a certain amount, you start gaining weight. Yeah, बोलते हैं ना अति of anything. Oh, exactly. So the patient who consumes, say, for example, over-the-counter Ayurvedic formulations, they don't know the amount that should be taken to cure the disease. And even time. And in that process, they start deteriorating their health. And we have also seen a few patients, many patients in our routine practices who have gone through a acute kidney failure or say acute hepatic failure just because they were consuming over-the-counter herbal formulations. I think कहीं ना कहीं इसी की वजह से some of the allopathy doctors are totally against. True, very जैसे ही आयुर्वेदा का नाम आता है ना, true. they become very fidgety कि नहीं But the point here is, the trick here is that if they are taking Ayurvedic formulations under the guidance of a registered Ayurveda practitioner, it is completely fine to consume it. No doubt, the interactions between Ayurveda and allopathic medicines is not proven. So you don't have any data regarding what sort of drug interactions can occur with Ayurveda or allopathic medicines. Provided they are taking it under the guidance of a registered Ayurvedic practitioner, there are least chances they can go haywire. So ऐसे कौन से डिजीज हैं जो आपने अब तक की प्रैक्टिस में देखा है कि जो एलोपैथी ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं बट विद द आयुर्वेदा और होम्योपैथी दे आर बीइंग ट्रीटेड कंप्लीटली? A lot of chronic diseases, starting with say migraine. I have seen PCOD patients. I have seen these arthritis patients. I have seen patients of skin diseases, patients of hair fall. There are chronic diseases, even borderline diabetes, hypertensive, thyroid disease patients. They are frequently getting corrected with lifestyle modifications and herbal formulations. So, and the other thing that big superstition or say big taboo associated with the allopathic medicines is that those medicines have significant side effects. That's a big taboo associated with allopathic medicines. That is true for also. I would not deny that those medicines don't have side effects, provided you have a condition that cannot be treated with a lifestyle modification, or if it cannot be treated with herbal or Ayurvedic formulations, you must always go with allopathic formulations. But if you are in such a stage where you can make lifestyle modifications, for example, if you are young, you can always make lifestyle modifications. If you're in 80s, it might not be possible. But if you are young, you should always go for it. You should always go for a strict lifestyle change regimen, because, for example, if you have got diabetes today, that doesn't mean that the disease has started 2 days back. The disease process would have started at least 3 to 5 years or more than 5 years down the line. No. So it's not possible to correct it just within a span of say 2 or 3 months. True. It takes a huge period of time, say equivalent period of time, to make a noticeable correction. True. In that process, you should stick to the process and not stick to the medicines, I would say. राइट एंड ऐसे कौन से डिजीज हैं जहाँ पे टेकिंग ओनली आयुर्वेदा और होम्योपैथी कैन नॉट एक्चुअली ट्रीट द प्रॉब्लम? Very good question again. Say for example acute infections. अब जैसे कि न्यूमोनिया हो गया, या फिर सेप्सिस हो गया, या फिर हार्ट अटैक हो गया, या फिर ब्रेन स्ट्रोक हो गया. Now these are very acute conditions. So these conditions need treatment within a span of say 1 day, for starting from 2 hours to 1 day. So you need a very instant response and very instant reparative therapies. So in such conditions, allopathies go always first hand. The change in lifestyle, because these Ayurvedic formulations and herbal formulations take a lot of time to give you a response, you cannot expect those formulations and those medicines to work for the diseases like say heart attack or pneumonia, where we want response within just say 2 hours or 1 day.
सो डॉक्टर जय, आपके प्रैक्टिस में आपने कभी ऐसे गूगलर्स have you True. come across कि they are coming up with the diagnosis or they are telling you कि सर हम ये मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हैं? Very true. So, very interesting question, and I would say I come across these patients almost on daily basis. Really? So yes, of course. So I would just, if I have to tell a number, I come across such Googlers about 5 times a day. So if I have 40 patients a day, 5 of them are hardcore Googlers. Okay. And you will not believe some patients who would have mild headache, or even say a headache that is going on since a week, or if I would say a severe headache that has started since about a day or two, would be you know badly worried about a subarachnoid hemorrhage like of thing, Oh man. and they'll be contacting you, they'll be trying to contact you, they'll be asking for an emergency appointment for a headache, They might just get because panic. just because they have panicked about a subarachnoid hemorrhage that is going on in their head. And as in when you tell them that stop doing Google, and here is a medicine that you can take for a headache, and if their headache is gone for about say within 15 minutes or so, and they'll be so very thankful to you, they're thankful for their entire life Okay. that we were just gonna die and you have just saved us Saved from us. dying. So I think ये गूगल करने से ज्यादा डर ही लगता है. I mean like it's more of Very true, तरह ना. very true. So मैंने ये काफी बार अपने आगे के इंटरव्यूज में भी बताया है कि गूगल का एनालिसिस या एनालिटिक्स ऐसा होता है कि उसमें जो स्कॉलरिटी आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं उससे ही गूगल इंफॉर्मेशन लेता है. And scholarly articles and such articles are never about trivial conditions like say flu or tension type headache or cluster headache, और ऐसी कोई conditions होती ही नहीं है उसमें. The scholarly articles are always regarding subarachnoid hemorrhages, brain tumors, or heart attacks, and Huge condition. use such severe conditions. So whenever you search about a symptom, it'll be always giving you some terminal conditions. True. So it'll be always telling you that it's your last day on the earth, then rush for a hospital or rush for a doctor. Okay. So I always tell my patients that never Google your symptoms. Even if you measure your blood pressure at home, even if you measure your say sugar at home, don't go for the opinion of Google after checking your blood pressure or even your sugar at home. That will also make you so panic, and that will also make you think of the last day of your life. True, true. So डॉक्टर जी, मैंने मेरी प्रैक्टिस में ये भी देखा, व्हेन आई आस्क पेशेंट कि व्हेन डिड you see your family physician for your hypertension or for your diabetes, for your thyroid last time, they're like तो 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया. तो यूजुअली ऐसा होता है क्या? लाइक पीपल डोंट टर्न अप फॉर द फॉलो-अप्स. True, very true, very true. And this is very common. So the thing is कि एलोपैथिक मेडिसिन में रिस्पॉन्स काफी तेज होता है, Hmm. and that is sometimes quite rewarding for the patients. Okay. So if I would just give you a short example. I recently had a 55-year-old male who had an HbA1c of 14. Okay. That is highly diabetic. So HbA1c, that is 3 months का 3 months का एवरेज average जो होता है शुगर का, it was 14, and ideally it should be less than 6.5. उनका 14 था, which is highly diabetic. Now I explained everything about diabetes to that patient कि भाई दवाई आपको अभी तो हम चालू कर रहे हैं, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा. For 3 months he religiously followed everything, and we started him on medications for diabetes. After 3 months when he turned up, his average sugar was 6.8, wow, and he was very happy. at the top of the sky. Absolutely. And then he never turned up. He turned up after about a year or 1.5 year with the same values, 14 HbA1c. Oh. And I asked him that what happened suddenly. उन्होंने क्या बोला कि भाई मेरा डायबिटीज तो अच्छा हो गया था, अब तो मैं क्यों आऊँ वापस. So ये मैंने भी देखा है कि patients, even though they are on medications, they feel that अभी तो मैडम देखो मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. So कहीं ना कहीं what do you think that lack of knowledge? Very true, very true. So these diseases we have, it is in our Indian, specifically Indian clinical scenarios, it is common that consultants
or say the routine diabetologists, I would say consultant physicians, they are not able to give sufficient time to their patients to educate them about the conditions that they have. अभी जैसे डायबिटीज है तो उसमें यूजुअली इट टेक्स अबाउट एन हाफ एन आवर टू bring Minimum. at least a minimum level of Yeah. awareness regarding them. इंडियन सेटअप्स में, हमारे सेटअप्स में क्या होता है कि पेशेंट आया, डायबिटीज के लिए रिपोर्ट दिखाया, दवाई लिख दिए, घर चले गए, दवाई खाए, रिपोर्ट अच्छा हो गया, दवाई पेशेंट ने दवाइयाँ छोड़ दी. This set of events occurs in every other clinical setups in every other cities of India. The problem here is that I would say it is two-way things. Consultants are overburdened with the patients. That is also one of the things. Also, patients are also not ready sometimes to understand what they actually have. बेसिकली क्या होता है कि उनको एक लेवल से ज्यादा ट्रस्ट होता है अपने डॉक्टर्स पे, जैसा डॉक्टर्स बोलते हैं वैसा करना है. Doctors तो भगवान है. As we all Indians always believe. Always believe. So they don't ask questions also. Okay, then why I have been given these medicines? What these medicines will be doing in my body? What I should do to decrease the medicines? What I should be doing to stop the medicines? ऐसा तो पूछने का हिम्मत भी नहीं करते. So I think this is a very important message that every patient should take a responsibility. Of course, that is very important. Ask questions. That is very important that they ask questions about their health to doctors and not Google. Very, very important, I guess. डॉक्टर के पास शायद टाइम ना हो तो उसका रास्ता ये निकाल सकते हैं कि डॉक्टर्स अपने साथ डाइटिशियंस या न्यूट्रिशनिस्ट रेगुलर रखें. पर सर ये यूजुअली डॉक्टर्स क्यों नहीं रखते ना न्यूट्रिशनिस्ट साथ में? कहीं ना कहीं व्हाट यू थिंक कि इंडिया में डाइटिशियन की इमेज एज अ डॉक्टर, आई वुड रियली लाइक टू नो कि क्या है, बिकॉज आई हैव सीन दैट आउट ऑफ इंडिया this practice is very common. Every doctor would have a nutritionist sitting by his side. True. So that it is very beneficial for the patient. And जैसे आपने बोला कि फिर वो पेशेंट आपके अलावा कहीं नहीं जाएगा. True, very true. बिकॉज वो इनिशियल स्टेज पे है तो डिजीज चला ही जाएगा थोड़े टाइम पे, या फिर वो ऐसी रिकवरी होएगी कि पेशेंट वुड बी ऑल योर्स. Of course. नॉट जस्ट द is very पेशेंट, द होल फैमिली. But what I think is, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे दो रीजंस है. एक इज कि फर्स्ट इज डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट इज अ रेफरल कंसल्टेंट. फर्स्ट थिंग, they are not primary consultants, they are referral consultants. That means कि patient naturally any corner of the world you go, कहीं भी डाइटिशियन के पास डायरेक्टली पेशेंट अप्रोच नहीं करते. एब्सोल्युटली, बिकॉज अभी भी वो अवेयरनेस नहीं है. कहीं नहीं है. डाइटिशियन के पास Any part तभी of the जाना world, है. कहीं अवेयरनेस नहीं है. So the as I said कि dietitians और nutritionists are referral consultants. उनको रेफरेंस जाएगा तब उनके पास पेशेंट जाएगा. Yes, yes. The primary point of contacts are either internal medicine guys or say consultant physicians. Absolutely. जैसे कि MD medicine हो गए या GP हो गए, MBBS हो गए. Those are the primary consultants जिनके पास directly patient आते हैं. If those consultants don't tell them that you need a diet consultation or you even need something to do with your lifestyle, they will not feel the need to do for it. Absolutely, और absolutely. उनको नहीं पता है कि उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है या उनको डाइट चेंज करने की ज़रूरत है, तो वो क्यों जाएगी? फिर सर काफी सारे डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन में ये लिख देते हैं या पेशेंट को बोल देते हैं कि आपको वेट लॉस करना है. दे आर नॉट सेइंग दिस पर्टिकुलर वर्ड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. True. सो आई पर्सनली फील दैट वेट लॉस करने से हेल्थ नहीं मिलती है. नहीं, एग्जैक्टली. नाउ विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट का 10 से ऊपर एवरेज शुगर जाता है, हाँ. HbA1c वैल्यू 10 से ऊपर जाता है, दैट पेशेंट विल नेचुरली start losing weight. It Absolutely. is a natural phenomenon. Also, for example, 10 से कम एवरेज शुगर है, and if we start anti-diabetic treatment, that anti-diabetic treatment itself will cause weight loss. Okay. So diabetes की almost काफ़ी सारी medicines ऐसी हैं जो weight loss induce करती है. If I have instructed my patients कि आपको चलिए 3 महीने के अंदर 5 किलो weight loss करना है, even if that patient does not make any single lifestyle modification, he will be losing 5 kgs weight just because of my medicines. Right. But that's a gap that is not seen by consultants and that is not observed by patients also.
कि भाई 5 किलो का वजन कम हो गया, दैट इज फाइन, बट दे विल नॉट बी लूजिंग एनी फर्दर वेट नाउ, बिकॉज दैट्स अ टॉप लाइन फॉर द मेडिसिन ऑल्सो. ट्रू. मेडिसिन कंज्यूम करते जाओगे, वेट लॉस होता जाएगा, ऐसा नहीं होता. ऑल्सो वेट लॉस इज नॉट अ सोल्यूशन. एग्जैक्टली. सो कई पेशेंट्स होते हैं जो हाईली डायबिटिक, फॉर एग्जांपल 10+ HbA1c जैसे मैंने बोला, वो आपके पास नॉर्मल वेट रेंज में ही आएंगे या फिर अंडर वेट भी हो सकते हैं. एग्जैक्टली. तो उनका वेट लॉस करा के क्या करोगे? देयर इज नो पॉइंट. उनका वेट लॉस कराओगे तो दे स्टार्ट बिकमिंग न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट. Very, very important point. You know, people are so much into weight loss. Knee का problem है weight loss, PCOD, PCOS है weight loss, diabetes है weight loss, blood pressure weight loss. But जिसका weight already normal है, you know, so it's even I truly believe, and I always educate my patients that it is not about weight loss, but it is about, you know, making sure that your internal body works properly. There are no nutrition deficiencies. Of course. So of course I तो always preach that, you know, nutrition deficiency से काफी सारे disease होते हैं, but what is your view on that? It is very common. See, nutritional deficiencies में सबसे common होता है B12 deficiency. Again, very well known. B12 deficiency, that's a vicious cycle. No, the cycle starts with these chronic diseases. फॉर एग्जाम्पल थायराइड डिसीज हो गए या डायबिटीज हो गया. फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज की मेडिसिन स्टार्ट हो गई, प्राइमरी मेडिसिन इज मेटफॉर्मिन. नाउ दैट मेडिसिन डज कॉज अ B12 डेफिशिएंसी. दैट्स अ प्रोवन थिंग. Okay. सो वी यूज ऑलवेज गिव सप्लीमेंट्स ऑफ B12 विद मेटफॉर्मिन. हाँ. डायबिटीज की जो दवाई होती है उसके साथ हम मेटफॉर्मिन हमेशा देते ही हैं B12 साथ में. Okay. तो बिकॉज इट इज अ नोन फैक्ट कि मेटफॉर्मिन की वजह से B12 कम होता है. Okay. Now, say for example, if the patient does not consume B12 supplements, so that vitamin deficiency will start intensifying. B12 deficiency से क्या होता है? Those patients will start feeling body ache, tingling, numbness and everything. That tingling and numbness हमको ऐसा लगता है कि it's a minor thing, but it is not. How I tell you? Why it is not? Because that tingling and numbness will not let the patient have a sleep at night. It And is the quality that of disturb- life it is- will be. of course it is that disturbing. So दिन में वो लोग नॉर्मली काम कर लेते हैं, रात को जैसे ही सोने जाएंगे पैर में टिंगलिंग नमनेस शुरू होता है. दैट टिंगलिंग विल नॉट लेट देम स्लीप. Oh. नाउ दैट साइकिल स्टार्ट्स विद दिस थिंग. टिंगलिंग नमनेस शुरू हुआ, दैट पेशेंट विल हैव अ रिडक्शन ऑफ देयर स्लीप बाय अबाउट 2 to 3 hours. नॉर्मली जो 7 घंटा सोते थे अब 5 घंटा ही सोते हैं. नेक्स्ट डे दे विल नॉट बी फीलिंग एनर्जेटिक. नेक्स्ट डे दे विल नॉट बी फीलिंग अप टू द मार्क. उनका एक्टिविटी सेडेंटरी होता जाएगा. धीरे धीरे दे विल स्टॉप डूइंग वर्क, दे विल स्टॉप लीडिंग एन एक्टिव लाइफ. उसकी वजह से क्या होगा? अगेन दे विल स्टार्ट गेनिंग वेट. अगेन देयर स्लीप साइकिल विल बी पुअर. दे विल हैव obstructive sleep apnea, they'll have cholesterol problems, they'll have hypertension. So it is a vicious cycle. Exactly. So this small change of lifestyle or this small negligence will cause such a big difference. तो सर मैंने ये भी देखा है कि आजकल लोग है ना ऐसे B12, D3 ये सारे सप्लीमेंट्स ऐसे पेपरमेंट की तरह लेने लगे. यू नो एवरी पेशेंट वुड बी टेकिंग ऑल द सप्लीमेंट्स. व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट कि टेकिंग सप्लीमेंट्स कैन कीप पीपल हेल्दी बिकॉज दैट व्हाट दे थिंक दैट. Not at all, not at all. So there is a thing called hypervitaminosis also. Hypervitaminosis का मतलब ये होता है कि B12 या D3 एक लेवल से ज़्यादा आपके बॉडी में अगर जा रहा है तो even that causes problems. Specifically problems related to your liver. So liver cannot metabolize something which is higher than a exceeded limit. B12 या D3 आप रेगुलर कंज्यूम करते जाओ हाई अमाउंट्स में, that is also hazardous. ऑल्सो एक लेवल के बाद उसका बॉडी में रोल भी नहीं है. एब्सोल्युटली. सो साइड इफेक्ट्स और हाइपरविटामिनोसिस चलिए हम ये मान लेते हैं कि बहुत दूर की बात है, बट कंज्यूमिंग दीज सप्लीमेंट्स और से न्यूट्रास्यूटिकल्स बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट डज नॉट गिव एनी extra health benefits. Very important message, I guess, you know, audience who are listening to this, you know, that B12 and D3 supplements or any sort of supplements, True. you know, can be hazardous if you take it in, you know, more limits. Thank you so much for sharing this information. And, you know, I personally feel that, you know, some of the patients, they are very एडमेंट टुवर्ड्स लाइक यू नो स्पेशली मैंने देखा है कि जब हाई ब्लड प्रेशर होता है यू नो दे आर वेरी एडमेंट कि यार
ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं लेनी है. सम पेशेंट्स आर लाइक दैट कि दवाई लेनी ही है, अब मैं दवाई से नहीं निकल पाऊंगा. दे आर ईदर, सो आई सी दैट पेशेंट्स आर ईदर दिस वे एक्सट्रीमिटी कि दवाई के बिना चलेगा ही नहीं. व्हेन वी टेल देम कि दिस आर द लाइफस्टाइल डिजीज कैन बी ट्रीटेबल, बट दे डोंट वांट टू बिलीव इन दैट. एंड सम ऑफ द पेशेंट्स आर नहीं नहीं दवाई लेनी ही नहीं है. सो डू यू ऑल्सो सी सच एक्सट्रीमिटीज? ऑफ कोर्स ऑन डेली बेसिस. अभी जैसे कि 5 पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर के आए, उसमें से 3 ऐसे होते हैं कि हु आर रेडी टू टेक मेडिसिन्स. 2 ऐसे होते हैं कि हु आर जस्ट नॉट रेडी टू गो फॉर मेडिसिन्स. दे विल टेल यू कि राह देखते हैं अगली बार मैं आऊँगा वापस ब्लड प्रेशर चेक कराने, कब हाई होगा तो तब चालू कर देंगे. But they don't talk about the amendments that they have to make in their life. They have to. Of course. So So that means awareness, करना है. of course, that awareness is very important कि भाई सिर्फ और सिर्फ टाइम जाने से ब्लड प्रेशर कम नहीं होगा. Exactly. Yes. They'll have to do something for it, Agree. either in form of medications or either in form of lifestyle. Provided if it's early, it's always to go for a lifestyle modification. कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोने की जरूरत नहीं है. Be the So, change you want Of to course, see. yeah, but it is very important that we explain the patients का it is not their subject that they know the basics about it. Patients का fault भी नहीं होता है ये चीज़ों में कि उनको नहीं पता होता है कि क्या करना चाहिए. Sometimes they relate very very nominal things with high blood pressure. कि भाई घर में कोई बीमार हो गया था, मेरा बीपी बढ़ गया, Right. या फिर घर में मुझे टेंशन हो गया था तो मेरा शुगर बढ़ गया. They always correlate these things with such nominal things. It is sometimes possible also, but then again not always. So it is very important that we explain the patients that a trivial sort of mental trauma does not cause a disease like hypertension, or even a trivial form of say mental stress does not induce a disease like diabetes. So it is important that we bring them the actual scientific thing in front of them, so that it takes time of course. आज जो कोई पेशेंट डायबिटीज से डायग्नोस हुआ है उसे हम ये बता दें कि आपको लाइफ टाइम के लिए ये 2 दवाइयाँ खानी है, पेशेंट विल नेवर बी रेडी अनलेस दे हैव अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री दैट इज गोइंग ऑन इन देयर फैमिली. जिनको पता है कि मेरे पापा दवाई ले रहे थे, मेरे दादा दवाई ले रहे थे, अब मुझे भी लेनी है, ओनली दोज पेशेंट्स विल बी रेडी फॉर मेडिसिन्स. अगर उनके फैमिली में हिस्ट्री नहीं है, they will never be ready to go for medicines unless they are explained that what disease they are going through and what changes they can make in their life so that they don't have to consume the medicines. Also, सिर्फ दवाई लेना ही नुकसान नहीं होता है ये बीमारियों का. पेशेंट्स को ये भी पता होना चाहिए कि डायबिटीज अगर लंबे टाइम तक चले तो क्या होता है. Absolutely. What organs get affected? They don't know कि डायबिटीज से क्या होता है. अगर उनके फैमिली में डायबिटीज नहीं रहा है तो उनको नहीं पता होगा कि ये बीमारी की वजह से आंखों में तकलीफ होती है, ये बीमारी की वजह से किडनीज खराब होती है. दे डोंट नो, एंड दैट्स व्हाई दे डोंट नो द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन. बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंसल्टेंट्स, प्राइमरी कंसल्टेंट्स आई वुड से. ये सारी बातें प्राइमरी कंसल्टेंट्स को ही बतानी होती है कि भाई आप जो बीमारी लेके आए हो वो कोई छोटा मोटा वायरल सर्दी बुखार नहीं है. इसके लिए दवाई करनी पड़ती है, इसके लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू पुट योर फुट डाउन फॉर इट. इसके लिए मेजर्स लेना ज़रूरी है. ये सिर्फ बातें बनाने से या टाइम पास करने से अच्छा नहीं हो जाए. So if I put the whole conversation in a 1 or 2 line conclusion, कहीं ना कहीं इंडिया में, so I remember 2019 में नरेंद्र मोदी जी launched a Fit India mission where he clearly stated that majority of the diseases and the health problems are because of our faulty lifestyle and food habits, and if we are able to change it, so इंडिया में medical burden काफी कम हो सकता है. So the only pitfall या एक gap अगर बोले तो that is that कि the primary consultants, for some of the reasons they are not able to spare a proper time with the patient, जिसकी वजह से lack of knowledge है, जिसकी वजह से patient को disease के प्रति क्या responsibility है वही नहीं समझ में आ रहा है, and that is why patients are not able to get rid of the medicines. So उसका एक solution है कि either
every physician, every doctor has a nutritionist by him side or her side, जहाँ पे nutritionist take out that time to explain the what happens in this disease, उनकी क्या responsibility है, कैसे lifestyle modification करना है, and all that thing. तो हम मेडिकल बर्डन कम कर पाए, या फिर डॉक्टर्स खुद थोड़ा टाइम स्पेयर करके पेशेंट को समझाए, तब जाके इंडिया में थोड़ा ये जो हर एक घर में इतनी ज्यादा मेडिसिन बढ़ रही है रेम्पेंटली, उसको हम एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री, we can work towards lessen the burden of the medicines. Very true. You'll be surprised to know that India is getting towards the diabetes capital of the world. So we are just about to get the diabetes capital of the world after China, and it is high time that we take measures for it. Also, cardiovascular deaths, you would say, hypertensive conditions, thyroid disorders. Yes, सारी conditions में India has got a huge number of patients. So it is high time that we make significant measures for that. And yes, the roles of dietitians and it is increasing since a few years, I would say. But थोड़ा फिर भी I awareness, but think we it's have- it only is not about up the to- weight loss. Of course, but it is not up to the mark. Yes. It is not up to the Then mark. कहीं ना कहीं dietitians and nutritionists को भी वो समझना है that when people are coming to you, it is not just about the weight loss. True. I personally always tell to my assistant dietitians and nutritionists that try educating them. Do not go into the number loss or a weight loss game. So it is like, it is the time, it is the era where all the pathies, whether it's allopathy, Ayurveda, nutrition, homeopathy, naturopathy, because सबके pros and cons है, सबके एक limitation है. Of course. So modern जमाने के जितने भी disease है, अगर सारे doctors, nutritionist मिलजुल के patient को support करे, तो patient can get course, can get miraculous results. And जो specifically ऐसी conditions की जो chronic diseases हैं, हाँ, ऐसी diseases की जो लंबी चलने वाली बीमारियां हैं, specifically वो conditions में they need to have at least the support of lifestyle modifiers, I would say. okay. ऐसे consultants या ऐसे healthcare providers who can guide the patients to bring about a noticeable change in their lifestyle. It is practically not possible for the primary consultants, I would say. Yes. प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है स्पेसिफिकली इंडियन सेटअप में कि वो लोग पेशेंट्स के पीछे पड़ के उनके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इतना ज्यादा ध्यान रखे या उनका फॉलोअप्स भी ले. सो देर आर ऑल्सो इट इज़ नॉट पॉसिबल एनीवेयर इन द एंटायर वर्ल्ड. सो प्राइमरी कंसल्टेंट्स के साथ इसीलिए ही वेस्टर्न वर्ल्ड में डायटिशियंस होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं. व्हाट दे डू इज दे मेक द regimens for the patient so that they can come out of these diseases successfully. ऐसा ही regimen इंडिया में it has started, but again it is not up to the mark and it should be promoted. So primary thing is to bring about the awareness among patients also. उसके साथ साथ dietitians and nutritionists के roles के लिए भी awareness बढ़नी चाहिए. wonderful knowledge shared. And a very last question, Dr. Jay. So, Ritucharya and a Dincharya, which is the core element, the very primary focus of Ayurveda, which says that कौन से टाइम पे, कौन से कॉम्बिनेशन में, कौन से सीजन में, एंड आपके बेसिक प्रकृति दोषा के अनुसार अगर आप खाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी, आपकी मेटाबॉलिज्म, आपकी सारी इंटरनल सिस्टम प्रॉपर वर्क करती है. पहले के ज़माने में भी सीजनल चेंज होते ही थे, बट देन हमारे एंसेस्टर्स कभी इतना बीमार नहीं पड़ते थे. सो अलोंग विद द पोल्यूशन, द फूड एडल्ट्रेशन, आई थिंक अगर हम थोड़ा सा भी एंशिएंट विजडम डेवलप करें, सो rather than just focusing upon the biochemistry of the food, कि कितना कार्ब्स खाना है, कितना प्रोटीन खाना है, कितना फैट खाना है, कितनी कैलोरीज खानी है, उसके बियॉन्ड में विरुद्धाहार नहीं जा रहा है. दैट इज द राइट फूड कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू सीजन. बिकॉज नरेंद्र मोदी जी भी प्रीच करते हैं कि लोकल, सीजनल, रीजनल आपका खाना होना चाहिए. बिकॉज जिस सीजन में आप जो भी खाना खाएंगे वो फ्रेश होएगा तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई होएगी, तो देन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज नहीं होएगी. एंड जहाँ पे आप जैसे बात कर रहे थे वेजिटेरियन फूड का, सो वेजिटेरियन फूड का ऐसा है
कि जितने वैरायटी ऑफ सोर्सेज होंगे तो ही डिफरेंट वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेंगे, जो बाय डिफॉल्ट हमारे एंसेस्टर्स की वो प्रैक्टिस रही ही थी। वो शाम के नाश्ते में जैसे शाम को भूख लगी तो दे वुड हैव पीनट्स, दे वुड हैव रोस्टेड चना, विंटर में जैसे वो ग्रीन चना खा लिया, तो वो सीजन के हिसाब से खा लेते थे, तो उनका अपने आप सब कुछ बैलेंस ही चल रहा था, जो आजकल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्बैलेंस्ड हो गया है। और स्मॉल एग्जाम्पल कि जो अचार बनाते थे हमारी दादी नानी, तो अचार इज द वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12, बट अभी अचार भी हम रेडीमेड लाने लगे हैं, Very true. सो जिस विच इज जस्ट अ लोड ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। Processed food does not contain the essential vitamins that it should contain. एग्जैक्टली, सो कहीं ना कहीं अगर हम इंडियंस एंशियंट फूड विजडम, आई वुड नॉट से 100%, बट इवन 20, 30, 40% भी वापस इम्बाइब कर ले, सो काफी सारे प्रॉब्लम्स हम Please. हम खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। And we can definitely, with the way you have given us a very good guidance today, that about the food and lifestyle modification, कब medicine लेनी है, कब कौन सी पैथी में जाना है। So I truly thank you so much for your time that you have given today. I'm sure that audience would be very much benefited Hopefully. with this sort of knowledge. And thank you so much once again, Dr. Jaimat. Anytime, anytime. Thank you so much.